नमस्कार, मैं पूजा। एससीजी ग्रुप की सहायता से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय थोड़ा सा अलग है। आज का हमारा विषय है डाइट में लेकर, और आज हमें इस बारे में मार्गदर्शन करने वाली है डॉक्टर सुवर्णा सावंत। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करके देती हूँ आपको। सुवर्णा सावंत जी जो है वो न्यूट्रिशन और डाइटिशियन है, और मैम को 23 साल का प्रदीर्घ अनुभव भी है। पिछले 3 वर्षों से एससीजी कैंसर केंद्र के साथ मुख्य आहार विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सुवर्णा कार्यरत है। जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उन्हें 20 साल का गहरा अनुभव भी है। ऐसे सुवर्णा सावंत आज हमारे साथ है, उनका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में और फिर आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सुवर्णा जी, हमारे इस शो में हेल्थ टॉक में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद पूजा, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी, जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया मैम कि आज का थोड़ा सा हमारा टॉपिक अलग है। रोज हम कैंसर पे लेके बात करते हैं, आज हम कैंसर पे ही बात करेंगे, लेकिन कैंसर के लिए कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट है या फिर कैंसर को लेके डाइट को लेके, कैंसर के डाइट को लेके जो मिथ्स है उसके बारे में मुझे लगता है आज इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी कोई सो कॉल्ड एंटी कैंसर फूड है, इसके बारे में दर्शकों को सबसे पहले क्या बताएंगे आप? हाँ, जब भी हम आहार के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम आहार को सब लोग लेते हैं, लेकिन आहार का महत्व हमारे जीवन शैली में कितना है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और फिर हम यहाँ वहाँ पढ़ने लगते हैं और फिर ऐसे मिथ्स, मतलब जो जानकारी एक्चुअली में सच नहीं है, इसको हम फॉलो करना चालू कर देते हैं और उससे हानि होती है। ऐसे कोई भी सिंगल फूड नहीं हो सकता जो हमारा कैंसर का रिस्क कम करे या क्या कहे कि कैंसर को क्योर करे, क्योंकि कॉमन सेंस है, अगर ऐसी कोई चीज होती तो इतने लोग बीमार क्यों होते, ऐसी कोई चीज होती तो इतने लोगों को कैंसर क्यों होता। तो ऐसी कोई भी सिंगल फूड आइटम नहीं है कि बाबा ये खाने से लोग बोलते हैं 10 दिन में कैंसर क्योर हो जाएगा या आपको कभी भी कैंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमारा आहार संतुलित हो, उसमें प्रॉपर फ्रूट्स है, फल है, वेजिटेबल्स है, सब ग्रेन्स है। बैलेंस डाइट हम अगर करेंगे तो रिसर्च ने दिखा दिया है कि हमारा कैंसर का रिस्क 80 से 90% से कम हो सकता है। और आजकल हम जितना जंक फूड की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से कैंसर सोसाइटी में बढ़ रहा है। अगर मेरी सलाह ले, जो मैं मेरे पेशेंट से बात करती हूँ, हमारे प्लेट पे हमेशा एक रेनबो दिखना चाहिए, वेरिड कलर्स दिखने चाहिए, ग्रीन, येलो, वाइट, ये सब दिखे मतलब हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। जी, बहुत आसान शब्दों में मुझे लगता है सुवर्णा जी आपने जैसे बताया कि सभी कलर्स अगर अपने प्लेट में दिखे तो हम बैलेंस डाइट कर रहे हैं, ऐसा समझना बहुत जरूरी होता है। उसी से लेकर मुझे आपसे और एक चीज ये पूछनी है कि बहुत सी बार कैंसर मरीजों के बारे में ऐसे कहा जाता है कि उन्हें शुगर फ्री डाइट पर जाना बहुत जरूरी होता है, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर इस बारे में आप क्या मार्गदर्शन कर सकते शुगर और कैंसर तो अभी एक हॉट टॉपिक बन चुका है। मैं जितने भी पेशेंट से मिलती हूँ, अगर सुबह उनको चीनी वाली चाय हॉस्पिटल में दे दी जाती है तो पहला सवाल रहता है, मैडम आपने चीनी दी, क्यों, चीनी क्यों नहीं खानी है। होता हैं? क्या है कि लोगों का ये मानना है कि कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो शुगर पे जीते हैं। यस, कैंसर के सेल शुगर पे जीते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स भी शुगर पे ही जीते हैं। शुगर मतलब ग्लूकोज, और हम जो भी खाएंगे, चीनी बिल्कुल भी बंद कर देंगे तो भी जब हम जो भी खाएंगे उससे एंड प्रोडक्ट बॉडी हमारी जो डाइजेस्ट करती है उससे ग्लूकोज बनता है, मतलब क्या, शुगर। और वही हमारे दिनचर्या के एनर्जी रिलीज के लिए यूजफुल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि शुगर आपको कंप्लीटली बंद कर देनी है। आपको शुगर का प्रमाण, हाँ, आपको बहुत मीठा पसंद है और आपको हर खाने के बाद मीठा ही खाना है तो वो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उससे वजन बढ़ सकता है। और ये डायरेक्ट लिंक है कि अगर आप वजन बढ़ाते हैं, आपका बॉडी में फैट बढ़ता है शुगर की वजह से, तो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो अगर आप पेशेंट को बैलेंस डाइट देते हैं और पेशेंट को अगर शुगर अच्छी लगती है
थोड़ा सा आप मीठा दे देंगे तो पेशेंट भी खुश कि अच्छे से खाने के बाद मुझे थोड़ा सा शुगर मिल गया। तो वो जो खुशी होती है कि यू आर ईटिंग विथ अ कूल माइंड, यू आर ईटिंग विथ अ हैप्पी माइंड, तो उसका बॉडी पे भी असर बहुत अच्छा पड़ता है। तो शुगर लेना ही है ऐसे नहीं, लेकिन शुगर बिल्कुल बंद करना है और पेशेंट को फिर नाराज करना है, अभी आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वो नहीं करना है। ईट अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग शुगर। जी बिल्कुल। दूसरी एक बात डॉक्टर आपसे ये पूछनी है कि बहुत सी बार ऐसे कहा जाता है कि कैंसर पेशेंट के लिए क्षार युक्त खाना जो होता है, तो वैसा खाना खाने से जो ट्यूमर की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। इसमें भी कितनी सच्चाई है, ये बहुत जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को या फिर जो जो कैंसर पेशेंट हमारा ये शो देख रहे हैं उन लोगों को। क्या बताएंगे आप इस बारे में? हाँ, ये बहुत अभी प्रथित हो रहा है कि एक एल्कलाइन ऐश नामक डाइट रहता है कि आप ये शुरू करेंगे तो आपको अगर कैंसर है तो आपके कैंसर का जो भी ट्यूमर है या जो सेल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि कैंसर के सेल्स पनपते हैं, जो बढ़ते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में उनका ग्रोथ कम होते जाता है और वो मर जाते हैं। बट ये एसिडिक और अल्कलाइन सिचुएशन जो है ये लैब में बनाई हुई सिचुएशन है। कोई केमिकल्स है, एक एसिड लिया, एक अल्कलाइन लिया और उसमें कैंसर सेल्स डाल दिए, तो किस में पनपा? तो एसिडिक में पनपा। लेकिन हमारा बॉडी मतलब एक लैब नहीं है। क्या होता है, हम जो भी खाएंगे उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो पीएच बोलते हैं, हमारे बॉडी का एक पीएच रहता है, वो हमेशा इन एंड ओवर 7.4 तक होता है, मतलब अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये अल्कलिटी आपको बढ़ानी है तो आपको अल्कलाइन फूड्स खाने हैं। क्यों? क्योंकि आपने कितने भी अल्कलाइन फूड्स खा लिए तो भी उसको बॉडी कंट्रोल करती है, ना कि फूड। जब ये फूड अपने बॉडी में जाता है तो किडनी उसको ऑटोमेटिकली 7.4 पे ही लाके छोड़ती है, जो अपने बॉडी का पीएच है। वो 8 या 9 नहीं कर सकती। और अगर ये होता है तो ये मेडिकली सीरियस कंडीशन है, मतलब आपकी किडनीज काम नहीं कर रही है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। मतलब नॉर्मल पर्सन को भी कैंसर तो भूल ही जाइए। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अल्कली फूड खाते जाओ, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी में बढ़ाते जाओ। बॉडी इतनी आसान तरीके से वो करने नहीं देगी, वो रेगुलेट करती है। तो ये अल्कलाइन ऐश डाइट इज ऑफ नो यूज। अगर आप सिर्फ अल्कली फूड्स खाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ वो खाते जाएंगे तो एसिडिक फूड्स नहीं होंगे, मतलब आपका डाइट बैलेंस नहीं है, तो इट विल बी मोर हार्मफुल देन हेल्पफुल। तो ये नहीं करना। जी, और एक इसी से लेके सवाल आपसे ये है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर फूड्स है जो प्लेटलेट्स या वाइट सेल्स जो है वो इंक्रीज करने में मदद कर सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि इसके पत्ते खाओ या बीट जी। रूट खाओ तो ये सब बढ़ जाएगा। यस, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, बट होता क्या है, ये पहली बात, प्लेटलेट्स या आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कम क्यों हो रहे हैं? खाना नहीं है इसीलिए कम नहीं हो रहे हैं। बॉडी में कुछ बिगाड़ आ गया है, आपके बोन मैरो में कुछ बिगाड़ आ गया है, उसकी वजह से बोन मैरो काम न करने की वजह से आपके प्लेटलेट्स और बोन मैरो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई फूड खाने से वो ऊपर नहीं आने वाले। आपकी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी, वो ट्रीटमेंट के बाद आपको ऐसा खाना लेना है ताकि वो बोन मैरो को और ताकत आ जाए। और ये कैसे होने वाला है? आपको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट लेना है, ना कि सिर्फ फूल या पत्ते खाने हैं या कोई एक वेजिटेबल खाना है जिसकी वजह से ये हो पाएगा। बिकॉज उससे बोन मैरो बढ़ने वाला नहीं है, बोन मैरो ट्रीटमेंट से ही क्योर होने वाला है। लेकिन वो ट्रीटमेंट का बैकअप अपना आहार होना चाहिए। अगेन मैं वही बोल रही हूँ, हेल्दी बैलेंस डाइट। जी, मुझे लगता है बार-बार जैसे आप दर्शकों को ये बता रही है सुवर्णा जी कि बैलेंस और हेल्दी डाइट किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आपको हमेशा हेल्दी रहना है,
फिर भी आपको बैलेंस और योग्य प्रकार का आहार लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, और एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि सोया जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, या फिर कैंसर पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, इसमें इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये एक कंप्लीट मिथ है। ये शुरू हम्म। कहाँ से हुआ मैं बोलती हूँ। हम्म। मोस्टली कहा जाता है कि सोया हर कैंसर पेशेंट को नहीं बोलते हैं लोग। हम्म। यूजुअली जो वुमेन को कैंसर होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर, उसमें बीच में ऐसे रिसर्च आया था कि सोया नहीं खाना है। ये हम्म। एक वर्ड की वजह से हुआ। ये जो ब्रेस्ट कैंसर या जो भी वुमेन में होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। हम्म। और हम्म। सोयाबीन में एक केमिकल है फाइटो एस्ट्रोजन। तो ये हम्म। नाम सेम होने की वजह से ये सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। हम्म। लेकिन आगे की रिसर्च दिखाई देती है कि हम्म। फाइटो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन जिससे कैंसर होता है, इसमें हम्म। कोई भी संबंध नहीं है। हम्म। पर फिर क्या हुआ, थोड़ी दिनों बाद लोगों को लगा सोयाबीन बहुत अच्छा है, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सोया सोया सोया। हम्म। फिर उसकी वजह से दूसरे प्रॉब्लम शुरू होने लगे, तो हम्म। वापस वहीं पे आके रुक गए कि सोया इज नॉट गुड फॉर कैंसर। हम्म। होता क्या है हमारे हम्म। कम्युनिटी में या समाज में, कुछ भी कोई भी बोले कि ये गुड है तो हम हम्म। उसको ओवरडू कर जाते हैं। हम हम्म। इतना शुरुआत कर देते हैं उसको लेना खाना पीना जो भी है कि वो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि हम हम्म। सिर्फ उसके ऊपर हैमर करते रहते हैं। हम्म। तो ये नहीं करना है। सोया हम्म। इज एब्सोल्युटली सेफ इन कैंसर, बट जैसे कि मैंने कहा ये हाई प्रोटीन फूड है तो इट इज गुड फॉर कैंसर, बट डजंट मीन कि सोया के आगे आप कुछ सोचे ही नहीं। दूसरे भी जी। फूड्स है, एज अ वैरायटी यू कैन हैव सोया, इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर हेल्थ। जी। दूसरी एक बात, केटोजेनिक फूड जो होते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, ऐसे कहा जाता है। इस बारे में आप क्या बताएंगी, ये मिथ है या फिर ये सच्चाई है? ये भी एक मिथ है। कीटोजेनिक डाइट तो अभी इतना बवाल खड़ा कर रहा है कि ना ही कैंसर वेट लॉस सब जगह के लिए कीटोजेनिक डाइट यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कीटोजेनिक डाइट भी क्यों पनपा, क्योंकि शुगर और कैंसर का रिलेशन सब लोगों को मालूम है कि शुगर नहीं खानी है, जो मैंने पहले ही अभी बोल दिया है कि ऐसा नहीं है। कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है, हम प्रोटीन्स लेते हैं सिर्फ, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का शुगर्स कट ऑफ हो जाता है। इसीलिए लोगों को लगने लगा कि कीटोजेनिक डाइट इज वेरी गुड फॉर कैंसर। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये कीटोजेनिक डाइट जो मिर्गी वाले बच्चे होते हैं ना, एपिलेप्सी, उसके लिए स्पेसिफिकली ये कीटोजेनिक डाइट बनाया गया था। और इसीलिए अभी रिसर्च अभी भी जारी है कि कोई कोई ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन कैंसर जो होते हैं उसमें शायद ये कीटोजेनिक डाइट चल सकता है। लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर और डायटिशियन को काफी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर डिसाइड करना पड़ता है कि ये पेशेंट को कैंसर के लिए कीटोजेनिक डाइट दिया जाए या ना दिया जाए। कीटोजेनिक डाइट हर किसी को नहीं चलता है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कीटोजेनिक डाइट बस ऐसे बोल के होता भी नहीं है, हर ग्राम गिन के लेना पड़ता है। उसके लिए ट्रेन कीटोजेनिक डायटिशियन होना भी बहुत जरूरी है। हर डायटिशियन आपको कीटोजेनिक डाइट नहीं दे सकती। तो यस, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए हो सकता है यूजफुल, लेकिन बाकी किसी भी कैंसर में कीटोजेनिक डाइट इज नॉट यूजफुल। इनफैक्ट आप अपने बॉडी को काफी सारे विटामिन मिनरल्स से वर्जित कर देंगे एंड यू विल फॉल इन मोर प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर कैंसर थेरेपी। जी। डॉक्टर, अगला सवाल ये है आपसे कि बहुत सी बार ऐसे कहा जाता है कि जो डाइट होता है वो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होता है, तो क्या ये सही बात है कि डाइट करना भी या फिर डाइटिशियन के पास जाके योग्य निर्णय लेना भी एक कैंसर पेशेंट के लिए ठीक नहीं हो सकता, या फिर अच्छी डाइटिशियन के पास जाके प्रॉपर डाइट लेना ये कैंसर पेशेंट के लिए अच्छा हो सकता है? इन दोनों बारे में आप क्या बता सकते हैं? इनफैक्ट कैसे है ना कि कैंसर ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी, जी। कीमोथेरेपी या जी। सर्जरी, हम्म। कोई भी ट्रीटमेंट हो उसमें नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट
आपका डाइट ही होना चाहिए, और वो एक क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजी डाइटिशियन से बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता। इसका कारण ये है कि आप सोचिए, अभी तो कोविड चल रहा है, चलिए, लेकिन कोविड के पहले अगर हमको कोई सर्दी खांसी जुकाम होता है और हम अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो दवाई लिख के देते हैं, हम उठ के कभी नहीं आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होता है, क्या खाऊं, सब कुछ खा पी सकता हूँ। तो अगर सादे सर्दी जुकाम के लिए हर एक पेशेंट ये पूछता है, इनफैक्ट अभी वैक्सीनेशन के लिए पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं वैक्सीन लेने के बाद सब खा सकते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए हम कैसे छोड़ सकते हैं डाइट को। मतलब डाइट का अहम महत्व हम सबको मालूम है, लेकिन हम वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। हमको लगता है ठीक है, किसी से पूछ लेंगे, गूगल बाबा के पास चले जाएंगे, गूगल बाबा तो है ही, करो गूगल कैंसर, डाइट इन कैंसर। पर वो इतना अगर आसान होता तो इतने सारे कैंसर के पेशेंट्स का वेट लॉस क्यों होता। ये है आहार बराबर नहीं होता है। डॉक्टर्स तो हमेशा बोलते हैं कि आपका आहार परफेक्ट रहना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। इनफैक्ट आगे चल के तो मैं ये भी बोलूंगी, आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं उसका अगर आपको 100% असर चाहिए तो आपका डाइट भी 100% होना चाहिए। डाइट 90% हो गया तो आपका ट्रीटमेंट भी 10% डाउन हो गया। डॉक्टर्स को पेशेंट्स पूछते हैं कि हम क्या खाएं, पर डॉक्टर का मेन स्टे क्या होता है, ट्रीटमेंट। इसीलिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स इमीडिएटली वो पेशेंट को डाइटिशियन के पास भेजते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट से पहले क्या खाना चाहिए, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान क्या खाना चाहिए, और कैंसर ट्रीटमेंट के बाद क्या खाना चाहिए। ये 3 स्टेजेस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक सिर्फ ऑन्कोलॉजी डाइटिशियन आपको ये तीनों स्टेजेस में आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली सिर्फ डाइट का पूछेगी। डॉक्टर्स को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, आपके टेस्ट है, पेट स्कैन है, सब कुछ देखना पड़ता है। डाइटिशियन सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेगी डाइट पे। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया तो क्या आप ट्रीटमेंट जनरल फिजिशियन से लोगे, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। और इसीलिए आहार के लिए आपको आहार स्पेशलिस्ट मतलब डाइटिशियन, और कैंसर में ऑन्कोलॉजी डाइटिशियन के पास जाना बहुत जरूरी है। वो आपके साथ सेशंस लेती है, 1-1 घंटा बैठती है, फैमिली के साथ बात करती है, पेशेंट के साथ बात करती है। क्योंकि अगर मैं पेशेंट को बोल दूं वो जिंदगी में कभी इडली खाए नहीं है, लेकिन इडली इज हेल्दी, यू हैव टू ईट, नहीं चलेगा, वो पेशेंट कभी नहीं खाने वाला। बट वही पेशेंट अगर बेसन का पुडला अच्छे से खाता है तो मैं उसको प्रोटीन उससे दे सकती हूँ, उसमें मैं कुछ ऐड करके दे सकती हूँ। ये इम्पोर्टेंट रहता है कि पेशेंट्स की लाइक्स और डिसलाइक्स पहले समझ लो और उसके ऊपर डाइट प्लान कर दो। एक प्रिंटेड डाइट नहीं हो सकता है कि हर पेशेंट को बांट दो। इसमें दूसरी बात ये भी है, हर कैंसर अलग तरह का होता है, उसका स्टेज अलग तरह का होता है, हर एक आदमी की बॉडी अलग तरह की होती है, तो हर कैंसर पेशेंट का डाइट सेम कैसे हो सकता है। सिर्फ हाई कैलोरी हाई प्रोटीन बोल के नहीं छोड़ सकते, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो इंडिविजुअल कैंसर पेशेंट को इंडिविजुअल अटेंशन देना फ्रॉम डाइट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी। जी बिल्कुल। बहुत सी बार डॉक्टर ऐसे भी कहा जाता है कि वेजिटेरियन खाना कैंसर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और नॉन वेजिटेरियन इतना अच्छा नहीं हो सकता एक कैंसर पेशेंट के लिए। इसमें क्या सच्चाई है एक्चुअली में, क्या बता सकते हैं आप इस बारे में? एक्चुअली ऐसे है ना कि नॉन वेजिटेरियन खाना एकदम बुरा है ऐसे नहीं बोल सकते, बट यस वेजिटेरियन खाने से हमको जो विटामिन मिनरल्स जो मिल सकते हैं, जो मैंने बोला रेनबो कलर्ड प्लेट, वो आपको नॉनवेज खाने में से नहीं मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉनवेज बिल्कुल बंद करना है, बट ये जरूरी है कि रेड मीट आपको कम से कम लेना है। आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट कम लेना है, क्योंकि रेड मीट खाने से अपने हार्ट को भी तकलीफ हो सकती है, फैट बढ़ सकता है। जैसे ही फैट बढ़ता है तो कैंसर सेल्स और अच्छी तरह से पनपने लगते हैं। इसीलिए वी से कि गो वेजिटेरियन। बट वेजिटेरियन अगर आप नहीं खा पाते हैं, यू आर अ प्योर नॉन वेजिटेरियन, आई डोंट टेल कि पेशेंट आपको अभी नॉनवेज आज से बंद करना है, कम कीजिए,
ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि उससे हमको फाइबर मिलता है, एंड फाइबर जो होता है वो बहुत यूजफुल रहता है कैंसर ट्रीटमेंट। जी। और दूसरी एक बात डॉक्टर ये है कि डाइटिशियन के पास क्यों जाना है? मुझे तो मालूम है कि मेरे लिए हेल्दी डाइट क्या है, या फिर जैसे आपने अभी शुरू में कहा था कि गूगल तो है मेरे पास, मैं क्यों जाऊँ एक डाइटिशियन के पास और क्यों पूछूं उनसे कि मुझे तो मालूम है मेरे शरीर के लिए क्या खाना अच्छा है और क्या खाना नहीं है, तो फिर मैं डाइटिशियन की सलाह क्यों लूं? ऐसे बहुत से सवाल लोगों के मन में आते हैं, या फिर जरूर पेशेंट्स के मन में भी आते होंगे। इस बारे में इस शो के माध्यम से आप क्या दर्शकों को जानकारी दे सकते यही, जैसे मैंने बोला कि आप जनरल फिजिशियन के पास सिर्फ सर्दी बुखार खांसी के लिए जा सकते हैं, हैं? लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन करना है, अगर आपको कैंसर है या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। वैसे ही अगर आपको आहार के बारे में मालूम करना है तो डाइटिशियन के पास जाना है, क्योंकि वो ट्रेंड है। सिर्फ आपके आहार आहार के बीच में भी ऐसा नहीं है सिर्फ चपाती सब्जी दही ले लो हो गया काम, उसका अमाउंट जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप गूगल के पास जाते हैं या खुद डिसाइड करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि इडली इज वेरी हेल्दी, तो सारा इंडिया इडली खाने लगेगा? नहीं। साउथ इंडियन पेशेंट को पंजाबी डाइट नहीं चलने वाला, एंड वाइस वर्सा। प्लस वो जो खा रहे हैं वो गलत क्यों है, ये रीजनिंग भी अगर आप पेशेंट को बता सकते हैं तो वो ज्यादा पेशेंट के साथ रिलेट करता है। प्लस डाइटिशियन पेशेंट्स के हैबिट्स समझ लेती है, ऐसे ही नहीं बोल देती कि आज से आपको दही खाना चालू करना है। अगर दही में पेशेंट बोलता है मैं दही से एलर्जिक हूँ, तो मैं क्या खाऊं, तो उसका ऑप्शन सिर्फ डाइटिशियन दे सकती है, वो ऑप्शन गूगल नहीं दे सकता आपको। और अगर ऑप्शन गूगल देता भी है तो वो करेक्ट है ये किसने सर्टिफाई किया है? गूगल पे हर जन अपना मत प्रेजेंट करते हैं, वो उसके लिए सूट हुआ, वो उसके बॉडी के लिए सूट हुआ, लेकिन जो लिखा है वो कैंसर के लिए, वो कैंसर के स्टेज के लिए सूटेबल है, वो ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए डाइटिशियन के पास, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका आहार देखेगी और कुछ नहीं। जी। दूसरी एक बात, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात ऑर्गेनिक फूड, इस बारे में आप क्या बताएंगे दर्शकों को? रिसर्च ने दिखा दिया है कि ऑर्गेनिक फूड का स्पेसिफिकली हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी महत्व नहीं है। यस, अभी ऑर्गेनिक फूड के लेबल लगा के हमारे पास अगर वही खाना आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? ऑर्गेनिक फूड स्पेसिफिकली जाके लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे एरिया में पकता है, ग्रो होता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है कि ऐसे खाना है, वो कॉमन सेंस लगा के हमारे दादा दादी जो बोलते थे वो हमें खाना है। क्या वो ऑर्गेनिक फूड खाते थे? नहीं। फिर भी वो हमसे कितने हेल्दी है, क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कैसे खाना है। हम एक तरफ तो बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड खाओ, शुरू कर देते हैं पूरा दिन ऑर्गेनिक फूड, और डिनर जंक फूड, क्या फायदा वो ऑर्गेनिक फूड का? राइट? तो इसीलिए जी जी। ऑर्गेनिक ही खाना है ऐसे नहीं है। जैसे मैंने बोला, अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट जिसमें सब है, दूध दूध जन्य पदार्थ है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, बीन्स है, पल्सेस है, तो यू कैन हैव अ बैलेंस्ड डाइट। और जी शायद जी। आपने पूछा था दूध और दूध के प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट, यस। यूजुअली होता ऐसे है कि जो पेशेंट्स रेडिएशन लेते हैं उनको कभी कभार रेडिएशन के दौरान दूध से डायरिया होने का चांस होता है, होता क्योंकि है। रेडिएशन से हमारे अंदर के जो स्टमक के सेल्स हैं वो थोड़े वीक हो सकते हैं। एज वी ऑल नो कि जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं वो कैंसर के सेल्स के साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। रेडिएशन के वक्त इसके वजह से हम लोग दूध, कोई कोई पेशेंट्स को एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि डायरिया होने के बाद बंद करने से अच्छा है कि आप थोड़े दिनों के लिए, अगर आपके 30 रेडिएशंस है तो 1 महीने के लिए दूध आप बंद कर दीजिएगा। दूध है, पनीर है, दही फिर भी चल जाता है, दही डाइजेस्ट कर जाते हैं पेशेंट्स, और इसीलिए दूध बंद करने को बोलते हैं।
बट अगर आपको लगता है आप टॉलरेट करते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। डॉक्टर, आज के इस सेशन में जैसे आपने कहा कि हेल्दी फूड खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मिथ पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, जो हमें डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर की मार्गदर्शन से या डॉक्टर की सहायता से ही हमें अपना डाइट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने कहा कि जैसे आपको सर्दी-जुकाम होता है, आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, वैसे ही अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है, तो आप ज़रूर ऑन्कोलॉजी डायटीशियन के पास जाइए, उनसे अपना डाइट डिसाइड कीजिए और उसी प्रकार का डाइट आप आपके रोज के बर्ताव में यूज कीजिए। उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ना कि गूगल से जितना मिल सकता है। डॉक्टर, आज के इस सेशन में आपने बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। हेल्थ टॉक इस विशेष शो में हम हर दोपहर 3 से 5 बजे के बीच एससीजी ग्रुप ऑफ डॉक्टर के साथ हमेशा लाइव आने वाले हैं। अलग-अलग कैंसर पेशेंट्स जो है, वो हमें इस सेशन के दौरान उनके अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लाइव कमेंट करके पूछिए। आपके लाइव सेशन के दौरान ये कमेंट्स पूछने की, डॉक्टरों से पूछने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आपके हर एक सवाल का जवाब देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर किसी भी वजह से आप हमारा ये लाइव शो मिस करते हैं तो फिर से एक बार यूट्यूब चैनल में इनमें ट्रैवल के यूट्यूब चैनल पे आप इस शो को फिर से एक बार देख सकते हैं या फिर इनमें ट्रैवल के फेसबुक पेज पे भी यह कार्यक्रम आप वापस फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इनमें ट्रैवल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में इधर ही रुकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।